हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। और जो हम लोग स्क्रीनर फॉलो करते हैं उन स्क्रीनरों में भी 5-6 स्टॉक नए आए हैं, क्योंकि पिछली बार अगर लाइव सेशन अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो उसमें 6 ही स्टॉक थे। आज मैं देख रहा था सुबह तो 12 स्टॉक हैं। तो जो नए स्टॉक आए हैं हमारे स्क्रीनर में उनके फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे कि सारे जो पैरामीटर हम लोग फॉलो करते हैं, जो स्ट्रैटेजी के जो मेन कोर पैरामीटर्स हैं वो उस वाले पैरामीटर्स को सारे वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट है, जिस जो नेगेटिव सेंटीमेंट है 2 हफ्ते से है, और इसको हम लोग क्या करते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो 10-12 स्टॉक हैं अभी हमारे स्क्रीनर पे, उसमें से अगर 4-5 अच्छे आपको लगते हैं या 2-3 अच्छे लगते हैं और सेंटीमेंट अगर ऐसे ही रहते हैं तो आपको काफ़ी लोअर लेवल पे मिल सकते हैं स्टॉक, है ना? तो इसको एज ए पॉजिटिव एंगल पे अगर देखोगे कि अच्छे स्टॉक्स अगर हमारे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हमारे लिस्ट में जो है वॉच लिस्ट में आते हैं और उसके बाद मार्केट सेंटीमेंट अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते अगर ऐसे रहता है तो एज ए अपॉर्चुनिटी हम उसको क्या कर सकते हैं, लो लेवल पे बाय कर सकते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। तो जो मेरा मानना है, इस तरह के जो सेंटीमेंट जब भी मार्केट में होता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं फंडामेंटली अच्छे स्टॉकों को एक सर्टन या एक लोअर लेवल पे बाय करने के लिए। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे इस तरीके से कि निफ्टी जो है किस तरीके से बिहेव कर सकता है, टेक्निकली देखेंगे थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट किस तरीके से रह सकता है। और उसके बाद फिर जो नए स्टॉक 6 आए हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वो जो हमारे क्राइटेरिया हैं, जो स्क्रीनर के जो क्राइटेरिया हैं या जिस तरीके से हम लोग एक एक करके देखते हैं तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये वीकली जो है निफ्टी का चार्ट है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम 2-3 हफ्ते से यही बात बात कर रहे हैं कि अगर मान लो प्रीवियस के हाई के आसपास होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पोजीशन साइज़िंग जो है कम करनी चाहिए या पोर्टफ़ोलियो के जो एक्सपोज़र है वो क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। जिसकी वजह से देखो, ये अगर किसी ने मेरी बात मान के उस टाइम पे अगर आपने एक्सपोज़र कम किया होगा, तो ये जो फॉल इतना रहा है और इससे ज़्यादा फॉल तो मिड कैप्स में हुए हैं, तो उसमें काफ़ी बच सकते थे, है ना? तो इसके बाद अब जो है मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है कि पहले उम्मीद तो ये थे कि 10 के आसपास जो है एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो यहाँ से फिर प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए था। बट ये जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं आजकल कि टैरिफ का लेके है या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, जिसकी वजह से जो है मार्केट 5 हफ्तों से गिरते जा रहा है। 5 वीक से अगर आप देखोगे तो फॉल है उसमें, है ना? तो अब ये इस वाले सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अगर आप ओवरऑल मार्केट को लेके चलते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको मंथली वाले पे अगर आप देखते हैं तो ये 10 के आसपास कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि वीकली वाले को तो उसने 10 वाले को ब्रेक कर दिया, तो मंथली वाले का आसपास जो बनता है 24,300 के आसपास बनता है। तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है और हमारे स्क्रीनर पे बहुत अच्छे स्टॉक आते हैं, तो एक पोजीशन इनिशिएट करने पे जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए इस वाले सिनेरियो को नेगेटिव में लेना तो नेगेटिव में लेने से अच्छा क्या करना चाहिए, पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है अगर अच्छे स्टॉक हमारे स्क्रीनर पे होते हैं। तो इसके बाद हम 2 और इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स के इंडेक्स के बारे में बात करते हैं और एक आईटी के बारे में बात करते हैं और एक मेटल के बारे में। मेटल से रिलेटेड तो कोई स्टॉक अभी आया नहीं है, और आईटी को लेके मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि पूरे क्वार्टर में ही अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो मैं आईटी से जो रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं तो उससे मैं उनमें मैं शायद पोजीशन नहीं बनाऊंगा, बिकॉज़ वो ओवरऑल जो है इंडेक्स पे ही इश्यूज़ हैं। तो उससे रिलेटेड अगर उस इंडेक्स से रिलेटेड कोई स्टॉक आते हैं तो मैं शायद नहीं लूँगा उनको। तो इस वाले जो क्वार्टर में जो भी स्टॉक्स आते हैं आईटी रिलेटेड हमारे स्क्रीनर पे, उसको अवॉइड करा जा सकता है। बाकी और सारे स्टॉक आएँगे, अभी तो सिर्फ़ 15-20 डेज़ ही हुए हैं और 12 स्टॉक हैं। तो 12 स्टॉक्स में से अगर आप 4-5 भी सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब 2-3 भी कर लेते हो, और आने वाले टाइम पे जो स्टॉक्स आएँगे उनमें अगर सारा मिला के अगर 8-10 मिल जाते हैं विदाउट आईटी स्टॉक्स, तो भी एक अच्छी चीज़ है ना? तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जो स्क्रीनर है उस पे जाते हैं। अगर ये स्क्रीनर कोई जो है किसी को नहीं पता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, उसमें जाके देख लेना। तो इसमें से कुछ स्टॉक्स हमने लास्ट वाले लाइव सेशन में डिस्कस कर लिया था, जैसे स्वराज इंजन के बारे में डिस्कस करा था, सिग्निटी टेक के बारे में करा था हमने, ई क्लर्क्स सर्विसेज के बारे में किया था, सेनेसिस आई थिंक टेक इसका भी बारे में किया था, थायरोकेयर।
तो जो नए स्टॉक आए हैं ना, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटली हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टॉक है पीजीएचएल है, पीएनजी हेल्थ लिमिटेड करके है। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो अगर मैक्रो लेवल पे या ऊपर से देखते हो तो इसमें ऐसा कुछ रेड फ्लैग मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर हम इसको मैक्स करके देखते हैं तो ये ट्रेंडिंग रहा है काफ़ी मतलब पुराने टाइम पे, बट उसके बाद काफ़ी फॉल हुआ था क्योंकि वही रीज़न था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। बट अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम तक ये क्या रहा है, कंसोलिडेट करता रहा एक जगह पे, उसके बाद से जो है इसने ब्रेकआउट करा है ना। तो टेक्निकली थोड़ा ठीक लग रहा है ये। और अगर आप इसके फंडामेंटल्स चेक करते हो, सबसे पहले जैसे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं उस तरीके से देख लेते हैं। अगर आप सेल्स देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा देखोगे तो ये हाईएस्ट सेल्स है और ग्रोथ भी अच्छा है अगर वाई वाई देखोगे, है ना। और अगर आप देखते हो ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि 27% तो लास्ट क्वार्टर से तो ज़्यादा है, बट प्रीवियसली ना ये बड़ा फ्लक्चुएट होता है, कभी 40% है, कभी 36% है। तो इस तरह के स्टॉक में ना थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज मार्जिन जो है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्जिन क्या होना चाहिए, स्टेबल रेंज में रहना चाहिए, 1 to 2% की फ्लक्चुएशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप नेट प्रॉफिट पे आते हो तो नेट प्रॉफिट जो है 66 है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखोगे मार्जिन यहाँ पे 27% है, जिस क्वार्टर में हाईएस्ट थे ये जो 82 और 91 है, तो उसमें मार्जिन्स कितना हुआ करता था, 36 और 40% हुआ करता था, जिसकी वजह से हाईएस्ट है। अगर इसी रेंज पे मार्जिन होते यहाँ पे पुराने दोनों क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर का जो है नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट होता। अगर आप सेल्स पे आते हो, एनुअल सेल्स पे, तो एनुअल में ये हाईएस्ट नहीं है। अगर ये किस तरीके से कभी जून में डिक्लेयर करते, कभी दिसंबर में शायद इनका अकाउंटिंग में चेंजेस हुए होंगे। तो बट अगर फेस ऑफ इट देखते हो तो सेल्स तो हाईएस्ट नहीं है इसमें, है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन 27% है, विच इज़ गुड। और नेट प्रॉफिट जो है वो 201 है, जबकि इससे पहले भी ना हुआ करता था ज़्यादा। तो अगर आप ये देखते हो क्वार्टरली में भी ना ऑपरेटिंग की मार्जिन की वजह से ना कुछ ऐसे प्रॉफिट लेवल पे ना कोई ऐसे हाईएस्ट वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ना ही एनुअल वाले में हो रहा है। तो ये एक जो है कंसर्न वाला पॉइंट है, क्योंकि हम लोग उन स्टॉकों को देखते हैं जिनका क्वार्टरली जो सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, या एनुअली सेल्स हो या प्रॉफिट हो, हाईएस्ट होना चाहिए, कि जो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। और अगर आप बोरोइंग्स पे आते हो तो बोरोइंग्स इतने ज़्यादा है नहीं, बोरोइंग्स को हम इग्नोर कर सकते हैं इसमें। और फिर एफआईआई की होल्डिंग स्लाइटली बढ़ा है लास्ट क्वार्टर से, और प्रोमोटर होल्डिंग में कोई फ्लक्चुएशन है नहीं, डीआईए भी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं। एक प्रॉफिट का हाईएस्ट नहीं होना, क्योंकि ये मार्जिन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है इसमें। तो अगर मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें अगर देखोगे तो अगर मान लो 7-8 जो है हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर फॉलो करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 1-2 पैरामीटर ही फुलफिल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के स्टॉक को अगर मेरा ओपिनियन होगा तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेबल टाइप के क्वार्टरली रिजल्ट्स और जो एनुअल रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं उनके तरफ मैं कोशिश करता हूं कि उस तरह के स्टॉक्स को जो है अपने वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में रखूं। तो सेकंड में आते हैं, सेकंड स्टॉक है प्रूडेंट कॉर्पोरेशन। लास्ट क्वार्टर में इसने अच्छा थोड़ा बहुत परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया था, बट अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म किया था इसने। बट इस वाले क्वार्टर में अगर देखते हो, अगर मैक्स करके देखते हो, तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक ही है, उसके बाद गिरने के बाद थोड़ा ट्रेंड में आया है, और जो हम ये देखते हैं कि 50-100 के ऊपर होना चाहिए वो भी है इसमें, है ना। और फिर आ जाओ सेल्स पे। सेल्स अगर देखते हो तो ये हाईएस्ट है 294, मार्जिन्स भी स्टेबल है, 1% का ड्रॉप चलता है। और अगर नेट प्रॉफिट पे आते हो तो लास्ट क्वार्टर के बराबर है ना। क्योंकि एक तो ये टैक्स का एक जो इफेक्टिव टैक्स रेट है यहाँ पे 26% है, और मार्जिन भी उसमें 24% था। तो हाईएस्ट तो नहीं है, बट ठीक ठाक है ये। और इससे पहले भी देखो 52 का रहा है, तो हाईएस्ट नहीं माना जाएगा ना इसमें नेट प्रॉफिट। और अगर आप सेल्स भी देखते हो, सेल्स भी हाईएस्ट है इसमें, मार्जिन्स ठीक है, स्टेबल है, नेट प्रॉफिट जो है हाईएस्ट है एनुअल लेवल पे। बोरोइंग्स ठीक ठाक है कंपेयर टू सेल्स, वो चलेगा इसमें इतना। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग में, वो भी स्टेबल ही है, थोड़ा सा इसमें ड्रॉप हुआ है, 55.71 से 55.31 हुआ है।
और अगर बाकी देखते हो तो एफआईआई में कोई ड्रास्टिक जो है परसेंटेज में गिरावट मतलब गिरा नहीं है, और ना ही डीआईआई में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ना, होल्डिंग्स में अगर देखते हैं तो मोटा मोटा अगर हम ये देखें तो एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है इसमें। क्वार्टरली लेवल पे जो है हाईएस्ट जो है इसका वो नहीं है, क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट नहीं है, बट सेल्स हाईएस्ट है, मार्जिन स्टेबल है, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें प्रूडेंट में। थर्ड हम देखते हैं, ट्रिल भी कहते हैं इसको, ट्रिल भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इसमें अगर हम आते हैं, अगर आप मैक्स करके देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, और यहाँ पे थोड़ा ना स्क्वीज भी हो रहा है, तो ये टेक्निकली थोड़ा ठीक स्टॉक माना जाएगा। इस तरह के जो एक जगह पे जाके स्क्वीज होने लगते हैं, और 50 भी देखोगे तो 200 से ज़्यादा है। सेल्स आके देखते हैं, इसमें सेल्स जो है ऑब्वियसली हाईएस्ट नहीं होगा, बिकॉज इसमें सीजनैलिटी होता है। मैंने पहले भी बोला था सीजनैलिटी को कैसे चेक करना है। अगर आपको दिखता है कि करंट क्वार्टर का सेल्स प्रीवियस क्वार्टर से कम है, तो 2-3 क्वार्टर पुराना देख लिया करो। अगर 24 में देखोगे तब भी जून का जो सेल्स की वैल्यू है वो मार्च से कम है, और अगर आप पहले भी देखते हो मार्च और जून का 23 में, वो भी कम है। तो इस तरह की कंपनी जो है सीजनली इम्पैक्टेड कंपनी होते हैं, तो इसमें जो हाईएस्ट वाला चीज़ है उसको टारगेट नहीं कर सकते, है ना। और अगर आप इस पे देखोगे ना तो मार्जिन्स जो है ना जून में वो हमेशा कम होते हैं। तो अगर 19 से यहाँ पे 17 होता है तो इसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, क्योंकि एवरी जून में क्या होता है, मार्जिन्स कम हो जाते हैं। और सिमिलरली हमें इसमें हाईएस्ट नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज सीजनैलिटी है। बट इस तरह के सीजनली इम्पैक्टेड कंपनीज में क्या करा करो, आप वाई वाई ग्रोथ देख सकते हो कि वाई वाई लेवल पे ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉफिट पे देखोगे, अगर सेल्स देखते हो, अगर एनुअल लेवल पे तो हाईएस्ट है, मार्जिन्स अच्छे हैं, इम्प्रूव्ड मार्जिन्स हैं एनुअल लेवल पे, और नेट प्रॉफिट जो है हाईएस्ट है एनुअल लेवल पे, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये ध्यान रखना है। बोरोइंग्स जो है 283 करोड़ से है, कंपेयर टू तो मैंने कहा था कि 10% के आसपास रहना चाहिए, तो 10% के आसपास ही है, तो इसके बोरोइंग्स को हमें इग्नोर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारा बोरोइंग्स नहीं है कंपेयर टू एनुअल सेल्स। कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं इसके, और अगर आप इस पे आते हो प्रमोटर होल्डिंग, तो ये देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर लास्ट के 3 क्वार्टर में देखते हो तो फ्लैट है। पहले थोड़ा सा बेचा था, जब ये बेच रहे थे प्रमोटर, तो ये जो है एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, तो इस तरह की चीज़ पॉजिटिव, मतलब इस तरह की चीज़ों को हम जो है इग्नोर कर सकते हैं, अगर प्रमोटर बेच रहा हो और एफआईआई खरीद रहा हो। बट हाँ, अगर अभी इस टाइम पे प्रमोटर बेच रहा होता, पब्लिक खरीद रहे होते, तो थोड़ा सा कंसर्न होता, बट एटलीस्ट एफआईआई के पास जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, एफआईआई जो 1% कम हो रहा है, बट ऑल्दो अगर वैसे देखते हो तो 10.94% है, विच इज़ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन ए कंपनी। तो इसलिए इसको इस जो 1% का फॉल है प्रीवियस क्वार्टर से, इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर दोनों में देखोगे तो 1% का फॉल है, इसमें इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी दोनों को मिला दोगे तो क्लोज टू 17% की होल्डिंग है इसमें, है ना। तो ये जो है टेरिल की एनालिसिस है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेदांत फैशन में। इसमें अगर आप ये देखते हो ना, ये मुझे टेक्निकली अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप पूरा मैक्स करके देखोगे ना, तो टेक्निकली ये ठीक स्टॉक नहीं है, तो आगे बढ़ने की इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, इसको भी इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि मैं 2-3 हफ्ते से बोलता आ रहा हूँ कि जो आईटी स्टॉक्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये परफॉर्म नहीं करेंगे शायद इस क्वार्टर में। तो एज ए आईटी अगर परफॉर्म नहीं करता ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे, तो स्टॉक्स भी शायद परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखते हो ना तो आईटी का ही स्टॉक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, तो आगे के एनालिसिस पे हम लोग नहीं जा रहे। बट हाँ, अगर किसी को आईटी में फिर भी लेना है, तो जिस तरीके से बाकी स्टॉकों का हमने देखा है अभी कि हाईएस्ट सेल्स होना चाहिए, हाईएस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें देख लो, कैश फ्लोज पॉजिटिव होना चाहिए, और प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आपको आईटी की स्टॉक में ही एंटर करना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं थोड़ा इस क्वार्टर में आईटी से दूर रहने की कोशिश करूंगा। विजय डायग्नोस्टिक, ये भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसको मैक्स करके देखते हो तो ट्रेंडिंग स्टॉक है, टेक्निकली ठीक है ये,
और अगर इस पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं तो हाईएस्ट सेल्स है इसकी, एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। मार्जिन्स ठीक है क्योंकि 1% का चलेगा, में 40% से 39 हुआ है, विच इज़ ओके। नेट प्रॉफिट देखोगे तो हाईएस्ट तो नहीं है क्योंकि पहले एक बार क्या है 42 हुआ करता था। रीज़न ये हो सकता है कि मार्जिन उस टाइम पे 42% हुआ करता था, उसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली पॉइंट है इस वाले क्वार्टरली रिजल्ट में। और अगर आप प्रॉफिट पे आते हो तो देखो प्रॉफिट तो हाईएस्ट है, मार्जिन्स भी एनुअल लेवल पे 40% 3 साल से है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। पहले 44% हुआ करता था, पर एनुअल लेवल पे 2 से 3 क्वार्टर देखा करो, सॉरी 2 से 3 सालों का देखा करो कि मार्जिन में फ्लक्चुएशन है कि नहीं है। बट हाँ, नेट प्रॉफिट लेवल पे देखोगे तो ये हाईएस्ट है। बोरोइंग्स 320 करोड़ है और अगर आप इसकी सेल देखते हो 681 करोड़, तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। तो इस तरह की कंपनी जिसमें 50% के क्लोज टू बोरोइंग्स के नंबर्स होंगे तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ और ये ठीक नहीं मानता हूँ मैं। बाकी आप देख सकते हो इसको। कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं इसके, और अगर आप प्रोमोटर्स पे आते हो तो 1% के तो नहीं है, पॉइंट कुछ 3-4% के अराउंड ड्रॉप है, जो कि आई थिंक FII के पास भी बढ़ा है और DI के पास भी बढ़ा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे इसमें पूरा ऊपर से नीचे सारे फंडामेंटल्स में देखते हैं, मुझे एक डेट का कंसर्न लग रहा है। और दूसरा, अगर आप ये देखते हो ये हाईएस्ट नहीं है, बिकॉज 39 से पहले भी एक 42 हुआ करता। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आए हैं इस वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में, तो एक एक करके अगर हम देख रहे हैं तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो सारे हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली ही एनालिसिस करना है और ये देखना है कि जो है अगर कोई मार्केट सेंटिमेंट भी ख़राब है ना, और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्राइटेरिया जो हैं फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह के स्टॉकों में ना एंटर करना जो है थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आप अगर आप ये एनालिसिस देखोगे 12 स्टॉक में, तो 12 के 12 स्टॉक में ना कोई ऐसे स्टॉक नहीं है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और पूरे सारे हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो इन वाले सिनारियोज में वैसे भी मार्केट के सेंटिमेंट्स ख़राब हैं और ऊपर से अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब हम लोग एंट्री करते हैं ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड का जो है चांसेस, रिस्क रिवॉर्ड जो है आपके फेवर में नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि अभी अभी वेट करना। अगर मेरा टेक पूछोगे तो मैं तो वेट करूंगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले टाइम में डिक्लेयर होते हैं। अगर कोई सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है और मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं और कोई जो है फेयर लेवल पे या एक अच्छे प्राइसेस पे कोई अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक मिलता है, तो उस तरह के स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। बट हाँ, ये जितने सारे स्टॉक आए हैं अभी इसके अंदर, तो इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इस वाले मार्केट फॉल में भी हमें एंटर करना चाहिए। बाकी आप लोगों को जिस तरीके से बताया वो आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। अगर आने वाले टाइम में कोई स्टॉक आते हैं फुलफिल करते हैं सारे क्राइटेरिया, तो उसमें एंट्री कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीक में हम लोग देखते हैं कि कौन से और स्टॉक आते हैं। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।